नमस्कार दोस्तों। तो ईरान ने यूएई के फुजियारा जो जोन है उसको अटैक किया, फुजियारा ऑयल फील्ड्स को और उनके जोन को पूरा अटैक किया, जिसके बाद भारत ने बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया इस पूरे अटैक को। भारत ने अपना बड़ा ही स्ट्रांग रिएक्शन दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया और उसके साथ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जो है रणदीप जायसवाल जी, उन्होंने भी ट्वीट करके बोला कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल और ऐसे अटैक्स को इंडिया बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 3 इंडियन नेशनल्स भी काफ़ी गंभीर रूप से इंजर्ड हुए। इस वजह से ऐसा स्ट्रांग रिएक्शन आया, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है कि भारत ने ऐसा स्ट्रांग रिएक्शन दिया, क्योंकि यूएई के ऊपर अटैक्स तो पहले भी हुए हैं। 28 फरवरी के बाद से लगातार अगर सबसे ज़्यादा अटैक आप देखो तो ईरान ने यूएई को ही किया। उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न भी है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन भारत का जो ये स्ट्रांग रिएक्शन आया वो इस वाले अटैक के बाद आया, और वो क्यों आया उसी के ऊपर आज हम चर्चा डिटेल में करने वाले हैं कि इंडिया इतना स्ट्रांगली रिएक्ट क्यों कर रहा है और इंडिया के लिए यूएई क्यों अब इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 22,999 में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो 12 मंथ्स के लिए। अनअकैडमी का जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। ये इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो आपको अनअकैडमी में मिल जाएंगे, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। इस बार जब यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 जैसे जो रैंकर्स थे वो इसी फाउंडेशन बैच का हिस्सा थे। तो इसको आप ज़रूर से ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसमें आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस बैच को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे दिया है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो फुजियारा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन जो है उसको अटैक किया ईरान ने, और ये यूएई में मौजूद है। और यहाँ पर उस समय पर जब अटैक हुआ तो 3 इंडियन नेशनल्स जो थे वो इंजर्ड हो गए। वो वहाँ पर काम कर रहे थे। कहते हैं एक ड्रोन जो है वो आकर के लगता है बिल्डिंग से और पूरी तरीके से वहाँ से आप तस्वीरों में देख भी रहे होगे, पूरा धुआं निकलने लगता है और उसके जो रेमिनेंट्स गिरे उसकी वजह से जो 3 इंडियन नेशनल्स थे वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। ये जैसे ही पूरा अटैक हुआ, किंजल सर ने इसको कवर भी किया, उसके तुरंत बाद इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता है कि ये पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है और अगर ऐसा होता रहा तो इस पूरे जोन के लिए हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। और कहीं ना कहीं ये बात ईरान को समझनी होगी कि वो ऐसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अटैक नहीं कर सकते। यूएई जो कि इस पूरे वॉर में सबसे ज़्यादा टारगेट हुआ, अगर आप देखो तो सीज फायर के बाद ये पहला बड़ा अटैक है जो यूएई में जिसके ऊपर जो यूएई को टारगेट ईरान ने किया है। अब क्या ईरान ने प्लान करके किया? क्या ईरान इसमें यूएई को स्पेसिफिकली हर्ट करना चाह रहा है? क्या वो ओपेक का गुस्सा है जो निकल रहा है? बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूएई को टारगेट क्लियरली किया जा रहा है। बाकी सारे गल्फ देशों से ज़्यादा टारगेट यूएई को यहाँ पर किया जा रहा है। और अगर कहें कि सबसे स्ट्रांग एलाई अगर यूएस का कोई हो चुका है इस समय पर तो वो यूएई है। तो इसीलिए यूएई बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री और क्यों है उसको हम थोड़ी देर में अभी समझ भी लेंगे। इसीलिए सारे स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आपको हर जगह से देखने को मिल रहे हैं। भारत ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि फुजियारा टर्मिनल का जो अटैक है उसमें हमारे 3 इंडियन नेशनल्स घायल हुए, ये हॉस्टिलिटीज जल्दी खत्म होनी चाहिए। और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोसेंट सिविलियंस हैं जो बार बार इस में गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट मत करिए। रणधीर जायसवाल जी ने बाकायदे अपना ट्विटर पर इसको पोस्ट करके उन्होंने बोला है और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की जहां पर भी जगह बचती है भारत उसको फिल करने के लिए तैयार है, डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ खड़े होने को तैयार है। अगर आप इसमें पूरा स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया का रिएक्शन आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हॉस्टिलिटीज खत्म होनी चाहिए, सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि वी स्ट्रांगली कंडेम दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर पहली बार इस पूरे वॉर के अंदर अगर ईरान के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया गया है तो वो ये पहला स्टेटमेंट हो सकता है जहाँ पर ईरान के खिलाफ बोला गया है कि उनके इस अटैक्स को हम पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल मानते हैं और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक नहीं करना चाहिए। वैसा ही रिएक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है और जो भी हॉस्टिलिटीज़ हैं उसको जल्दी से ख़त्म करना चाहिए और कोई रिजोल्यूशन इस पूरे मामले का निकालना चाहिए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लियर करना चाहिए और वहाँ से जो ट्रेड है वो सीधी तौर पर होना चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा
कि 3 हमारे जो सिविलियन नेशनल्स हैं, उनको अटैक उनके ऊपर अटैक जो है वो बहुत गलत बात है, बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है और हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हम पूरी तरीके से सॉलिडारिटी में यूएई के साथ खड़े हैं। अब यहाँ पर भारत ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर लिया कि हमारी फर्म सॉलिडारिटी जो है वो यूएई के साथ है, यानी कि ईरान अगर यूएई को अटैक करता है तो भारत उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करेगा। अब आपको ये भी समझना होगा कि भारत के अच्छे रिलेशंस हैं, ईरान के साथ रहे हैं और भारत ने पूरे इस वॉर के दौरान एक भी स्टेटमेंट खिलाफ में बिल्कुल नहीं बोला है ईरान के, कहीं भी ईरान को कंडेम नहीं किया है, कहीं भी ईरान के बारे में कुछ नहीं बोला है। हाँ, ज़रूर ये बोला है कि दोनों साइड्स जो लड़ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, वो शांति होनी चाहिए, वहाँ पर पीस होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, रिजोल्यूशन होना चाहिए, सब तमाम बातें बोली हैं जो सारे देशों ने बोली है। लेकिन भारत ने अगेंस्ट में ईरान के कुछ नहीं बोला, ना इसराइल के अगेंस्ट ने बोला है, ना ईरान के अगेंस्ट ने बोला है, ना यूएस के अगेंस्ट ने बोला है, बस वो पीस की बात करते हैं। लेकिन पहला ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर जारी किया गया है जो पूरी तरीके से ईरान को कंडेम करता है, ईरानियन अटैक ऑन यूएई इसको पूरी तरीके से कंडेम करता है। अब ये पूरा रीजन क्या है? ये एक्चुअल में द होल रीजन इज द जियोपॉलिटिकल बाईपास। तो हुआ क्या रिसेंटली कि यूएई ने ओपेक से खुद को एग्जिट किया। यूएई का ओपेक से एग्जिट होने का मतलब सिंपल था कि अब यूएई किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो पहले ऑयल के लिए डील करता था वो नहीं होगा, यानी कि भारत यूएई के साथ बायलैटरली डील कर सकता है और इसका रीज़न ये होगा कि इंडिया के पास एक स्टेबल ऑयल का सप्लाई आता रहेगा। अब ओपेक अपने टर्म्स पर ये चीज़ें नहीं करेगा, यूएई से हम डायरेक्टली डील कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूएई ने, और क्यों यूएई को टारगेट भी किया गया, क्योंकि यूएई जो है उसने अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बाईपास ढूंढ लिया है। यूएई अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो अबू धाबी फील्ड से जो ये रेड कलर की लाइन दिख रही है इसको हम कह रहे हैं एडीसीओपी पाइपलाइन। ये एडीसीओपी पाइपलाइन जो है वो फुजियारा टर्मिनल पर जा रही है, फुजियारा पूरा जोन जो है वहाँ पर जा रही है और उसके थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बहुत सीधी तौर पर ये लोग बाईपास करते हैं और भारत तक ये क्लियरली डायरेक्ट सप्लाई हो सकती है। तो अगर यहाँ पर ईरान इसीलिए फुजियारा टर्मिनल को, फुजियारा ऑयल फील्ड्स को यहाँ पर टारगेट करता रहेगा लगातार, तो कहीं ना कहीं इस एडीसीओपी पाइपलाइन का पाथ जो है वो हैम्पर होगा, वो ख़त्म होगा, वो इम्पीड होगा और इसकी वजह से जो स्टेबल ऑयल सप्लाई और बायलैटरल हम रिलेशंस देख रहे हैं वो ख़राब होंगे। बायलैटरली जो हम ट्रेड में जो ऑयल ट्रेड करना चाह रहे हैं वो दिक्कत में आ जाएगा। अब भारत इस बात को बहुत अच्छे से समझता है क्योंकि हमने बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत लंबे समय से हम इसको करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली अब जा करके ये हुआ है। इतने सालों का जो एफर्ट्स हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और इसीलिए अगर आप देखो तो ईरान ने अगर किसी को सबसे मुख्यतः टारगेट किया है तो वो यूएई को किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉकेड है, जो पूरा उनका एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह काम कर रहा है, सब झुक जा रहे हैं यहाँ पर आकर के, वो एक ही देश ख़त्म कर सकता है, दैट इज़ यूएई। वो यूएई ने ख़त्म कर दिया इनका पूरा ब्लॉकेड। तो यूएई को इसीलिए वो बार बार टारगेट कर रहे हैं और एडीसीओपी पाइपलाइन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं फुजियारा पूरा अटैक करके। और अगर आप देखो नंबर्स के अंदर तो उन्होंने 28 फरवरी से 1500 ड्रोन से यूएई को अटैक किया है, करीब 268 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 15 क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करके उन्होंने यूएई को पूरी तरीके से हैम्पर करने की, ख़त्म करने की कोशिश की है। अभी जो अटैक हुआ उसमें उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि 15 मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था, 4 ड्रोन्स का, जिसको यूएई ने सक्सेसफुली इंगेज कर लिया। लेकिन एक ड्रोन है वो उनकी बिल्डिंग से जा करके लगता है और उसके बाद पूरी उस बिल्डिंग में आग लगती है, जो उसके पार्ट्स हैं वो नीचे गिरने शुरू होते हैं, ऑयल फैसिलिटी डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है और उसमें 3 जो इंडियन नेशनल्स थे वो वहाँ पर उस समय काम कर रहे थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए। अब अगर आप देखो कि इसमें ईरान का क्या कहना है, तो ईरान का वही जैसा एक्सपेक्टेड था कि वो क्लियरली बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि हमारा यूएई टारगेट है और हम इसको ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस कर लिया ना। उन्होंने साफ कहा कि भाई देखो यूएस, क्योंकि यूएस का बहुत अच्छा एलाई है यूएई, तो इसलिए ये हमारे टारगेट पर आ सकते हैं, ये भी लपेटा सकते हैं उसमें। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि जो आप हमारा जो ये पूरा अटैक है जिसको आप कंडेम कर रहे हो, ये डायरेक्ट अटैक नहीं था, इसके लिए हमने कोई प्लान नहीं किया था और ये अटैक हमारा इस मंशा से, जो मंशा बताई जा रही है इस मंशा से नहीं था। इंडिया ने क्लियरली अपने स्टेटमेंट जारी कर दिए कि ईरान के इस चीज़ को हम लाइक नहीं करेंगे और ईरान ने कह दिया कि भाई देखो हमारा प्लान नहीं था, हमारे रिलेशंस ख़राब मत करो, हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं था। अब आप बहुत अच्छे से बेहतर समझते हैं कि असल बात क्या थी और एडीसीओपी पाइपलाइन को टारगेट क्यों करने की कोशिश की जा रही है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।